किरिबाती ऑस्ट्रेलिया के पास पैसिफिक ओशन में मौजूद एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जहां कभी कई सारे टापू हुआ करते थे। पर साल 2018 में अचानक से उस समूह के 3 टापू ना गायब हो गए। और ये किसी जादुई या रूहानी ताकत की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये हुआ था क्लाइमेट चेंज के कारण। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार ग्लोबल सी लेवल्स राइज होते जा रहे हैं, जिससे जिन टापुओं का लैंड एटीट्यूड काफी कम है ना, वो अब डूबते जा रहे हैं। और दोस्तों यही कारण है कि ये 3 आइलैंड्स इस बदलते क्लाइमेट और बढ़ते सी लेवल की वजह से डूब गए। और बहुत जल्द बायोडाइवर्सिटी का खजाना किरिबाती भी समुद्र की आगोश में ऐसे ही समा जाएगा जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और हालात इतने बुरे हो सकते हैं कि शायद हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए आइलैंड्स एक फेरी टेल ही बन जाए। हालांकि जहां दुनिया के बाकी आइलैंड नेशंस इस क्लाइमेट चेंज में डूब रहे हैं ना, वहीं एक ऐसा टापू भी है जो डूबने की बजाय उल्टा एक्सपैंड कर रही है। और ये आइलैंड कौन सा है और ये बढ़ते सी लेवल्स के साथ एक्सपैंड कैसे कर पा रहा है, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। activsustainability.com की एक रिपोर्ट के हिसाब से जिस तरह से सी लेवल्स लगातार बढ़ रहे हैं ना, उसके हिसाब से दुनिया भर में मौजूद 9 देश अगले कुछ डिकेड्स या फिर ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 सेंचुरी में पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, या यूं कहें कि बढ़ते सी लेवल की वजह से समुद्र के अंदर सबमर्ज हो जाएंगे। ये 9 देश है किरिबाती, मालदीव्स, वानुआटू, टुवालू, सोलोमन आइलैंड्स, सामोआ, नाउरू, फिजी आइलैंड्स और मार्शल आइलैंड्स। अब एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि किसी लैंड मास की सी लेवल से ऊंचाई। अगर मान लीजिए किसी जगह का एल्टीट्यूड 1 मीटर ऊंचा होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ओशन के लेवल का 1 मीटर ऊंचा उठने के बाद उस लैंड मास की पूरी जमीन समुद्र के अंदर सबमर्ज हो सकती है और वहां पर जमीन बचेगी भी नहीं। अब केवल इस लिस्ट में से ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के सभी देशों में अगर किसी भी देश की एवरेज एल्टीट्यूड सबसे कम है तो वो है मालदीव्स का, जहां का एवरेज एल्टीट्यूड केवल 1.5 मीटर्स है और मैक्सिमम एल्टीट्यूड 2.3 मीटर्स रिकॉर्ड किया जाता है। मालदीव्स का एरिया भी केवल 298 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, जो इतना कम है कि अकेले मुंबई शहर में मालदीव्स जैसे 2 देश समा जाएंगे और फिर भी जगह बच जाएगी। और दोस्तों यही कारण है कि वैज्ञानिक बहुत ही स्ट्रांगली ये बिलीव करते हैं कि साल 2050 तक 80% ऑफ द कंट्री अनइनहेबिटेबल रह जाएगी। और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था ने भी ये संभावना जताई थी कि साल 2100 में पूरा मालदीव्स सबमर्ज हो चुका होगा। हालांकि ये सारे बुद्धिजीवी और इनकी भविष्यवाणियां धरी की धरी रह गई जब ये ऑब्जर्व किया गया कि मालदीव्स डूब नहीं रहा, उल्टा मालदीव्स में मौजूद करीब 1000 लो लाइंग ट्रॉपिकल आइलैंड्स, जिनमें से कुछ को तो खत्म हो जाना चाहिए था और कुछ बस खत्म होने ही वाले थे, उनका एरिया तो उल्टा बढ़ रहा है। एंड दिस वाज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था, पर ऐसा हुआ एंड इट टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। देखो, खबर फैलते ही कई रिसर्चर्स ऑब्जर्वेशंस करने लगे, क्यूरियस हो गए और इवन ये भी डाउट करने लगे कि कहीं मालदीव्स ने कोई ऐसा तरीका तो नहीं खोज निकाला है कि जिससे वो टापुओं के साइज को बढ़ा के उन्हें डूबने से बचाने में काबिल हो गए हो। और दोस्तों यहीं से शुरू होता है इस वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट। तो ये सब कुछ बेसिकली पता लगा था मालदीव्स के एरियल फोटोज को देखने के बाद, जहां वैसे तो इसके बहुत से फैक्टर्स हैं, पर जो सबसे मेन रीजन लॉजिक डिफाई करने वाला है वो लिंक्ड है मालदीव्स के कोर बिल्डिंग स्ट्रक्चर मटेरियल से। अब देखो, आइलैंड्स के भी ना कई प्रकार होते हैं, जो डिपेंड करता है उसकी हिस्ट्री, लोकेशन, साइज और लैंड कॉम्पोजिशन के हिसाब से, जिसमें से मालदीव्स के मैक्सिमम आइलैंड्स एटोल कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब ये एटोल क्या होता है, इसे समझते हैं। देखो, होता क्या है ना कि जब भी अंडर वाटर वॉल्केनोस इरप्ट करते हैं तो उनके पानी में होने की वजह से उनसे निकलने वाला लावा बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है और अपने सॉलिड स्टेट में पहुंच जाता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स के पीरियड में जब यही अंडर वाटर वॉल्केनो कई बार इरप्ट हो जाता है ना, तो ड्राइड लावा के ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है और ये किसी सी माउंट का रूप ले लेता है। आसान भाषा में कहें तो इसे आप समुद्र के नीचे मौजूद एक छोटा सा पहाड़ मान सकते हैं। नव इवेंचुअली कई बार इरप्शंस होने के बाद समुद्र के नीचे बना सी माउंट इतना बड़ा हो जाता है ना कि वो समुद्र के ऊपर ठीक किसी टापू की तरह दिखने लगता है। एंड नाउ हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। जब ये लावा किसी आइलैंड की तरह ऊपर आ जाता है
तो इसके सबमर्ज्ड हिस्से में ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं, बल्कि धीरे धीरे कोरल्स भी आउटर लेयर पे पॉपुलेट होने लगते हैं और कोरल्स बनने लगते हैं कोरल रीफ्स। नाउ क्विक रिवीजन, कोरल्स ऐसे पौधों की तरह दिखने वाले एनिमल्स होते हैं ना, जिनके मरने के बाद उनके रीमेन्स कैल्शियम कार्बोनेट और सैंड के रूप में आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, जिन्हें कोरल रीफ्स के नाम से जाना जाता है। अब कोरल्स भी वैसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन जो कोरल्स इन सी माउंट आइलैंड्स में पाया जाता है उन्हें कहा जाता है हर्माटाइपिक्स कोरल्स या हार्ड कोरल्स, और इनकी खासियत होती है इनके हार्ड एक्सोस्केलेटन्स, जिस वजह से इनके मरने के बाद जो रीफ्स फॉर्म होते हैं ना, वो दुनिया के बाकी सभी कोरल रीफ से स्ट्रॉन्गर और रिलायबल होते हैं, जिनके शेप और स्ट्रक्चर को नॉर्मल ओशन वेव्स द्वारा डिस्टॉर्ट कर देना उतना आसान नहीं होता है, और ये किसी नॉर्मल रीफ से कहीं ज्यादा लंबे समय तक अपने स्ट्रक्चर पे टिके रहते हैं। अब इन मिलियंस ऑफ ईयर्स में इस सी माउंट के चारों तरफ बिलियंस ऑफ कोरल रीफ्स के एक्सोस्केलेटन्स जमा हो जाते हैं, जो अपने आप में एक छोटा मोटा लैंड लाइक बेस सी माउंट के सराउंडिंग एरियाज में बना देती है। बट द प्रॉब्लम इज कि ये हार्डेंड रीफ से बनी काइंड ऑफ लैंड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे फ्रिंजिंग रीफ भी कहते हैं ना, वो ओशन फ्लोर के ऊपर नहीं बल्कि कुछ सेंटीमीटर्स नीचे ही अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखती है, जिसके ऊपर उठने के आसार कभी नहीं बनते, जब तक कि इन कोरल्स का क्रिएटर सी माउंट अपना शेप सस्टेन करता है। अब कुछ सालों के बाद जब ये वॉल्केनिक एक्टिविटी बंद हो जाती है ना, तो ये सी माउंट वेरियस फैक्टर्स के चलते इरोजन का शिकार होने लगते हैं और धीरे धीरे करके समुद्र में डूबने लगते हैं, जिस प्रोसेस को सबसीडेंस कहा जाता है। अब चूंकि ये सी माउंट डूबते हैं तो समुद्र के ऊपर इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है और ये कोरल्स धीरे धीरे उस दिशा की तरफ और फैलने लगती है जहां कभी सी माउंट हुआ करता था। साथ ही साथ समुद्र की लहरें इन रीफ्स के ऊपर सेडिमेंट्स, डस्ट और सैंड भी डिपॉजिट करते रहते हैं, जिससे इन रीफ्स के ऊपर की रेत और ज्यादा बढ़ती जाती है। अब सैकड़ों या हजारों सालों के बाद जब वो सी माउंट समुद्र के अंदर पूरी तरह से डूब जाता है ना, तो उसके नीचे मौजूद पानी ऊपर आ जाता है और रीफ के इंटरनल एरिया में किसी पॉन्ड की तरह जमा हो जाता है। और सी माउंट के सबमर्ज होने के बाद जहां रीफ्स कैल्शियम कार्बोनेट और सैंड से बनी इस हार्ड लैंड को एटोल के नाम से पुकारा जाने लगता है, वहीं पर इस रिंग लाइक एटोल के बीचों बीच ये जो वाटर बॉडी होती है ना, इसे लगून बुलाया जाता है। अब यहाँ पर आपको ये बात तो क्लियर हो ही गया होगा कि एटोल्स का एल्टीट्यूड इतना कम क्यों होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एटोल्स का सॉलिड बिल्डिंग बेस तो ओशन फ्लोर के जस्ट नीचे ही होता है, जिससे टेक्निकली जो प्रॉपर सरफेस है ना, वो समुद्र के ऊपर रहती ही नहीं है। और हम जो जमीन ऊपर देखते हैं वो तो ओशियंस के या तो उन रीफ्स के ऊपर सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने से बनती है या फिर डेड कोरल्स के कैल्शियम कार्बोनेट से। इसका मतलब टेक्निकली जब आप मालदीव्स की जमीन पे चलते हैं तो आप कोरल्स की लाश पे कदम रखते हैं। एज मालदीव्स पूरा का पूरा देश ही 27 एटोल से मिलके बना है, जिस वजह से वहां का एल्टीट्यूड पूरी दुनिया में लोवेस्ट होना सेंस बनाता है। एंड एवरीवन वाज कंसर्न्ड कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र की सतह बढ़ती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मालदीव्स की सारी जमीन ही पानी में समा जाए। पर ऐसा हुआ नहीं, एंड द रीजन दिस टाइम वाज once again nature। अब इसी रहस्य का पता लगाने के लिए एक रिनाउंड रिसर्चर डॉक्टर केंच खुद यहां पर आए थे एंड ही नोटिस्ड समथिंग वियर्ड। उन्होंने देखा कि इन सभी एटोल्स का साइज ऐसा नहीं है कि हर जगह से बढ़ रहा है, उल्टा ये पाया गया कि जहां एटोल्स के कुछ एरियाज ऐसे थे जो इरोड हो चुके थे, तो उससे कहीं ज्यादा ऐसे भी थे जिनका कोस्टल एरिया बढ़ा था। दिस मीन्स कि इसका संबंध पानी की लहरों से भी है। एज लैंड तभी इरोड होती है जब तेज रफ्तार लहरें किसी जमीनी हिस्से को इम्पैक्ट करते रहे, और इरोड हो चुके जमीन के हिस्से को देखने के बाद यह साफ साफ पता चल रहा था कि पहले के मुकाबले इंडियन ओशियन और इन टापुओं के आसपास की वेव्स की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड दैट वाज द की टू द आंसर। देखो, जब उस जगह का सी लेवल मेजर किया गया ना, तो ये बात सच पाई गई कि हिस्टोरिकल डेटा के कंपैरेटिवली सी लेवल बढ़ा तो बेशक है, पर सी लेवल के बढ़ने के साथ ही साथ बढ़ जाती है ओशन वेव्स और करंट्स की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी, जिसकी बदौलत ये मोर पावरफुल वेव्स पहले से ज्यादा इरोजन तो करती है, पर इसका दूसरा पहलू भी है कि ये पहले से कई गुना ज्यादा सेडिमेंट्स और सैंड्स भी अपने साथ हर तरफ से कैरी करके लाती है।
और फिर इन एटोल्स में डिपॉजिट करती है। अब जैसे जैसे सी लेवल बढ़ेगा, इन वेव्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एटोल्स में डिपॉजिट होने वाले सेडिमेंट्स की मात्रा भी, जो टेक्निकली एक मैजिक से कम नहीं है, क्योंकि रिगार्डलेस पानी का लेवल कितना भी उठे, इन एटोल्स में डिपॉजिट होने वाले सेडिमेंट्स उसे कवर अप कर ही लेंगे और मालदीव्स की लाइफ बढ़ती जाएगी, डिफाइंग ऑल द लॉजिक आउट देयर। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम खत्म हो गई। जहां टोटल एरिया पहले से बड़ा है, वहीं करीब 42% जमीन इरोड भी हुआ है, जो बहुत बड़ा रिस्क ये भी खड़ा करता है कि ये आइलैंड कुछ कोस्टल साइड से बर्बाद भी हो रहा है। अब सोचिए, जो एरिया ज्यादा डेवलप्ड है या जहां कई सारे रिजॉर्ट्स बने हैं ना, वहीं इस तरह का इरोजन शुरू हो जाए तो ये ना सिर्फ वहां के बिजनेस को खत्म कर सकता है, बल्कि मालदीव्स जैसे देश जिसकी नियरली 1/3 जीडीपी केवल टूरिज्म के भरोसे ही चलती है, वो डिस्ट्रॉय तक हो सकती है। अब मालदीव्स को तो फिर भी प्रकृति की तरफ से लाइफलाइन मिल रही है, मगर दुनिया के बाकी एटोल नेशंस इतने फॉर्चुनेट नहीं है कि उन्हें ये सेडिमेंटेशन डिपॉजिट में इंक्रीमेंट मिले। जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, साउथ मुंबई के साल 2050 तक डूब जाने की सिचुएशन भी इंटैक्ट है। सेम गोज टू न्यूयॉर्क। इसलिए ये मालदीव्स के लिए भले ही एक साइन ऑफ रिलीफ हो, बट यू शुड बी रियली कंसर्न्ड अबाउट दिस। हालांकि दोस्तों, जाते जाते आपके लिए एक सवाल है, और वो ये है कि जब एटोल के चारों तरफ समुद्र का रंग ब्लूइश होता है, तो एटोल के अंदर मौजूद लगून का रंग टील क्यों दिखाई पड़ता है? इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि क्यों साइंस के हिसाब से पुनर्जन्म वाकई में पॉसिबल हो सकता है। आखिर पुनर्जन्म के पीछे की साइंस क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।